इस मानचित्र में देखेंगे कि विभिन्न प्राकृतिक रूप से कौन कौन सी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। पहला जो भाग है बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि हिमालय की स्थिति यहाँ पर किस प्रकार से है। पहले भाग के दौरान कि यहाँ वे पूरा क्षेत्र तलवार नुमा आकृति में, ठीक है, और यहाँ पर उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के रूप में पहला भाग हिमालय के रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो भाग है बच्चों, वो उत्तरी मैदान के रूप में यहाँ पे दृश्यमान है, जो कि दक्षिण के पठार से लेकर के और हिमालय के बीच में स्थित है। और तीन प्रमुख नदियां, भारत में तीन प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के रूप में प्रवाहमान है। ठीक है बच्चों, जो कि हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो उसी के दौरान ट्रेंच के रूप में अर्थात गर्त के रूप में यह स्थिति बनी और दोनों ओर से हिमालय से और नीचे अपने स्थल जो पठारी भाग है वहां से जो नदियों का प्रवाह तो आकर के यहाँ अपनी स्थिति बनाई। अर्थात बीच में उत्तर भारत का मैदान हुआ, जो कि बच्चों तीन प्रमुख नदियां यहाँ पर विद्यमान है। साथ में जो तीसरा भाग है बच्चों, वो दक्षिण पठारी क्षेत्र है, जो कि दक्कन का पठार या दूसरे उसके पठार यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और जो चौथा भाग है बच्चों, वो भारतीय महामरुस्थल के रूप में राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, भारतीय महामरुस्थल के रूप में। साथ ही बच्चों पांचवा जो भाग होगा वो तटीय मैदानों के रूप में होगा, जहां पश्चिमी तट और पूर्वी तट दो प्रमुख तटों की उपस्थिति यहां पर देखी जाती है। और छठे भाग के रूप में हम देख सकते हैं बच्चों कि विभिन्न द्वीपों की स्थिति भी यहां पर है। यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहां पर लक्षद्वीप जो प्रमुख द्वीप यहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा भी चाहे बच्चों तटीय जो द्वीप है उनकी स्थिति भी यहां पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से विविधताओं से युक्त भारत जो यहां पर हमने प्राकृतिक रूप से इसका नक्शा देखा। अब यहां पर हम बच्चों देख सकते हैं कि पहले भाग के अंदर नंगा पर्वत से, यहां नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक एक तलवार नुमा आकृति में, चापाकार आकृति में हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब बच्चों आप ये सोच सकते हो कि आखिर में ये हिमालय पर्वत जो है उसकी स्थिति इस प्रकार से यहां जाती हुई और कुछ विस्तारित रूप में, कुछ वैज्ञानिक इसको विस्तारित रूप में मानते हुए उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के रूप में म्यांमार से आगे होते हुए अराकान योमा होता हुआ, यहां पर अराकान योमा म्यांमार में स्थित, यहां से होता हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि हमें द्वीप दिखाई देते हैं, वास्तव में यह बच्चों विस्तारित रूप से हिमालय की चोटियों का ही हिस्से हैं। वास्तविक रूप से हिमालय की जो निर्मित यहाँ पर चोटियाँ जो हैं, जो कि समुद्र में निमज्जन के पश्चात यहाँ पर दिखाई देती है द्वीपों के रूप में, वो ही हिस्से हैं। अर्थात बच्चों यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हिमालय जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है विस्तारित रूप से म्यांमार के अराकान योमा होता हुआ यहाँ समुद्र में, हिंद महासागर में तक जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पामीर की जो ग्रंथि है उसके रूप में यहाँ विभिन्न पहाड़ियां या विभिन्न श्रेणियां यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, यहाँ एक और हिंदुकुश श्रेणी, दूसरी ओर चीन में कुनलुन श्रेणी ये निकली हुई है। साथ ही पार हिमालय की जो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों इसी में, पार हिमालय की जो श्रेणियां हैं, चाहे काराकोरम हो चाहे दूसरे प्रकार की हो, वो भी पामीर की ग्रंथि से निकली हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला भाग हुआ। यहीं पर पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी, हिंदुकुश श्रेणी आदि प्रकार की श्रेणियां भी यहां पर स्थित है। और बच्चों यह सिंधु नदी जो कि यहां पर से निकलती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और इसके पांच प्रमुख नदियां जो है, पांच प्रमुख नदियां सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ठीक है, और चिनाब नदी, जो प्रमुख पांच नदियां हैं, इनके आधार पर इस उपजाऊ जो क्षेत्र है इसको पंजाब के नाम से जाना जाता है। पंजाब, पांच नदियों वाला जो क्षेत्र है उसे पंजाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर पहले भाग में हमने देखा कि हिमालय है। दूसरे भाग में बच्चों हम देखेंगे कि उत्तरी जो मैदान है, जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण हुआ था। और निर्माण कैसे हुआ था कि जो भारतीय प्लेट थी, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराने के बाद यहां पर बच्चों यहां पर हिमालय की उत्पत्ति हुई, लेकिन ट्रेंच के रूप में, खड्ड के रूप में, गर्त के रूप में यहां पर यह हिस्सा आया और दोनों ओर से
चाहे हिमालय से हुआ या फिर भारतीय प्लेट से हुआ, ठीक है, जिसे विंध्यन श्रेणी भी कह सकते हैं इन कगारों के रूप में। यहां से दोनों ओर से जो लाई गई जो नदियां हैं, इनके तल छट्टों से इसका निर्माण हुआ है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तीसरा जो भाग है बच्चों, यहां पर हम दक्षिण जो पठारी क्षेत्र है, जिसमें मुख्यतः दक्कन का पठार मुख्य है और दूसरे प्रकार के क्षेत्र भी यहां पर मुख्य है। और यह जो पठारी जो क्षेत्र है, यह पुरातन जो पठार है बच्चों, यह दृढ़ है, स्थल है, ठीक है, स्थिर है, दृढ़ है। और इसका जो क्षेत्र है ये गारो खासी जयंतिया तक, यहां तक शिलोंग पठार तक जाता है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र है ये इस प्रकार से यहां तक जाता है। ये हमारा तीसरा भाग हुआ और इसमें विभिन्न पठारों की स्थिति भी हम यहां पर देखेंगे। चौथे भाग के रूप में बच्चों भारतीय महामरुस्थल होने को तो बच्चों यह है, जो भारतीय महामरुस्थल है ये दक्षिण पठारी क्षेत्र का ही हिस्सा है, ठीक है, जो पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के पश्चात यहां पर शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न हो गई और शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण यह मरुस्थल बन गया। इसलिए इसको चौथा भाग बनाया हमने, जिसे नाम दिया भारतीय महामरुस्थल, ठीक है, थार का रेगिस्तान। और इसके पश्चात पांचवा जो होगा वो होगा तटीय मैदान। तटीय मैदान, यहां पर बच्चों पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, दो प्रकार से तटीय मैदान यहां पर उपस्थित होंगे। और छठा होगा यहां पर विभिन्न द्वीप समूह। तो इस प्रकार से बच्चों भूआकृति, भारत की जो भूआकृति है, हमने 6 भागों में इसको बांटा है। और बच्चों 6 भागों का यदि हम देखें, इसकी रूपरेखा देखें इन भूआकृतियों की, तो विभिन्न प्रकार की यहां पर विविधता पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की यहां पर चीजें हमें देखने को मिलेगी। ना केवल मृदा में बच्चों, बल्कि खनिज संसाधनों से युक्त अनेक जो क्षेत्र है वो भी यहां पर दृश्यमान होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम कि भारतीय जो भूआकृति प्रदेश कौन कौन से हैं। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, जो कि मुख्यतः हिमालय से संबंधित है, ठीक है। दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान बच्चों। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो पुरातन पठार है, स्थिर है, दृढ़ है, ठीक है, जो कि प्लेट के रूप में आकर के यूरेशिया से टकराया था, वो प्रायद्वीपीय पठार के रूप में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चौथा है बच्चों भारतीय मरुस्थल, और पांचवा है तटीय मैदान, और छठा है द्वीप समूह। तो 6 प्रमुख भागों में हमने इसे बांटा है, ठीक है, और अलग अलग हम इसकी अध्ययन करेंगे। तो बच्चों पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला किस प्रकार से है यहां हमने देखेंगे। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रेणियां है। हिमालय में बच्चों कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं या श्रेणियां हैं और यहां पर इनका भी हम अध्ययन करेंगे। इसमें वृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। इनकी जो उत्पत्ति है बच्चों, दूसरी पुस्तक में हम वहां पर देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के अंतर्गत यहाँ 3 प्रकार की जो श्रेणियां हैं उनका निर्माण हुआ है। साथ ही 3 श्रेणियों के पश्चात यहाँ पर जो मैदान है उसका निर्माण हुआ है, और इसके पश्चात तिब्बत का मैदान और पार हिमालय, अर्थात हिमालय से भी पहले की जो श्रृंखलाएं है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उनको हम बोलते हैं पार हिमालय, जो कि हिमालय से पहले की स्थिति में थी। तो 3 प्रमुख श्रेणियां जो कि हिमालय की उत्पत्ति के दौरान हुई, जिसमें वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक 3 समानांतर श्रेणियों का निर्माण हुआ। उसके दक्षिण में मैदान है और उसके उत्तर में बच्चों पार हिमालय और तिब्बत का पठार स्थित है। ये तिब्बत का पठार और पार हिमालय की जो श्रेणियां हैं बच्चों, यह हिमालय से पहले की है, अर्थात हिमालय का जब निर्माण हुआ था उससे भी पहले की है, ठीक है बच्चों। यहां पर हमने ये चीज देखी। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। उत्तर पश्चिम बच्चों, दिशाओं का ज्ञान तो आपको
है ही। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और यह है पश्चिम दिशा है। दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आप भूगोल के विद्यार्थी हो बच्चों, और यहाँ पर दिशा इस प्रकार से होती है, यह उत्तर दिशा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया हुआ है कि उत्तर पश्चिम अर्थात यहाँ से लेकर के उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार की दिशा की ओर फैली हुई है। ठीक, तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, कहां पर, उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। यह हमने मानचित्र में भी देखा था। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। हमने बताया था बच्चों अभी कि किस प्रकार से यूं होती हुई और अरुणाचल प्रदेश से इस प्रकार से ये घूम जाती है। ठीक, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। इस तरीके से उत्तर दक्षिण दिशा में मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हमें प्रतीत होती है। तो जिस तरीके से दबाव पड़ा बच्चों भारतीय प्लेट का, जिस तरीके से यूरेशियन प्लेट पर दबाव पड़ा, उसी तरीके से हिमालय की इन श्रेणियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम ये देख सकते हैं। वृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से जिसे वृहद हिमालय कहते हैं उसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं, कि पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। तो मेनली यदि बच्चों बात करें हम, तो हिमालय की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है, जो कि कैसी, कौन सी वाली हिमालय की, वृहद हिमालय, जो कि मुख्य हिमालय जो माना जाता है, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं, उसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर के रूप में हमें प्राप्त होती है और चौड़ाई लगभग 160 से 400 किलोमीटर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की चौड़ाई यहां पर देखने को मिलती है बच्चों। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। प्राकृतिक दीवार है बच्चों, ठीक है, प्राकृतिक दीवार है और सदियों से, हजारों लाखों सालों से भारत की सुरक्षा बनाए रखा है। उत्तर में प्रहरी के रूप में हमारा कार्य करता है। दक्षिण में हिंद महासागर बच्चों, दक्षिण में हिंद महासागर भारत माता के पैर को, चरण को स्पर्श करता है और उत्तर में यह क्या है, मजबूत दीवार के रूप में खड़ा हुआ प्रतीत होता है और उत्तर से आने वाले जो आक्रांताओं है बच्चों, उत्तर से आने वाले जो आक्रमण है उनको रोकता है, सर्द हवाओं को भी रोकता है, इसलिए यह स्थानिक बिंदु है। ठीक है, इसलिए बच्चों यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल इशू है। अर्थात यहां पर इसकी उपस्थिति, हिमालय की जो उपस्थिति है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अपवाह, इन सांस्कृतिक विभाजक भी है। सांस्कृतिक विभाजक का भी कार्य करता है। यहाँ पर भारतीय क्षेत्र को उत्तर से, उत्तरी जो चीन है या फिर मैं बात करूं मध्य एशिया है, उसको विभाजक का कार्य करता है और ना केवल जलवायु के रूप में बच्चों, अपवाह के रूप में अर्थात नदियों के रूप में, बल्कि सांस्कृतिक विभाजक का भी कार्य करता है और एक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक समूह के रूप में, एक सांस्कृतिक समूह के रूप में दिखाई देता है। जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है बच्चों, वो एक ही सांस्कृतिक कुंड के रूप में हमें दृश्यमान होता है। समूचे भारतीय उपमहाद्वीप, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो या श्रीलंका हो, समूचे भारतीय उपमहाद्वीप को एक बनाए रखने में सहायक है। एक यहाँ की संस्कृति है, एक यहाँ का कल्चर है, एक यहाँ की बोली भाषा के रूप में, अर्थात जितनी भी बोलियां है बच्चों उसकी उत्पत्ति भी एक से ही हुई है। तो समूचे जो क्षेत्र को एक बनाए रखने में इस हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय भिन्नता है। इसको भी यदि अध्ययन की दृष्टि से देखें तो अलग अलग प्रकार की चीजें यहां पर दिखाई देती है। तो इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं आती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। उच्चावाच, पर्वत श्रेणियों के संरेखन और दूसरी भूआकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं बच्चों, जिससे कि हम इसके अच्छे से अध्ययन कर सके। पहला है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, दूसरा है हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय, तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय,
चौथा है बच्चों अरुणाचल हिमालय और पांचवा है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो 5 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। और ये 5 जो भाग बनाए हैं बच्चों, यह भाग ना केवल भूआकृतियों के रूप में हिमालय के जो विभिन्न प्रदेशों को जो बांटा है उसके रूप में हम प्रादेशिक विभाजन मान सकते हैं, बल्कि इनके अंदर विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं, चाहे वो प्राणी जगत हो या फिर वनस्पति जगत हो, चाहे पहाड़ों की ऊंचाइयां हो, यहाँ पर भी भिन्नताएं देखी जाती है। ठीक है, कल्चर में भी भारी भिन्नताएं इन 5 क्षेत्रों में देखी जाती है। तो इनमें भी बच्चों विभाजन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहला है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। अब कश्मीर जो हिमालय है या जिसे उत्तर पश्चिमी हिमालय हमने कहा, ये सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, सिंधु नदी से सतलज नदी का, और इसमें भी अनेक पर्वत श्रेणियां हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और पीर पंजाल। अब बच्चों यहाँ पर हमने ये देखिए कि विभिन्न श्रेणियां यहाँ पर बनी हुई हैं, अलग अलग प्रकार की श्रेणियां, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, विभिन्न श्रेणियां यहाँ पर बनी हुई हैं। यह हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि कौन कौन सी श्रेणियां। लेकिन यदि हम इसके प्रादेशिक विभाजन करें, इस प्रकार से प्रादेशिक विभाजन करें, तो यहाँ सभी श्रेणियां इस क्षेत्र में दिखाई देती है। अब बच्चों यहाँ पर कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी जो भाग है, यहाँ पर एक वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित एक ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। ठंडा मरुस्थल है, लद्दाख मरुस्थल के रूप में हमें यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है, जो कि ठंडा मरुस्थल है और कहाँ पर है, भारत में है। ठीक है, वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। जो कश्मीर जो घाटी है और जहाँ पर डल झील भी पाई जाती है बच्चों, वो किन के मध्य है, वृहद हिमालय और पीर पंजाल जो श्रेणी है उनके मध्य यह पाया जाता है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है। और सियाचिन हम जानते हैं बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वो सियाचिन है। ठीक है, तो वो भी इन्हीं क्षेत्रों में है। बाल्टोरो भी एक हिमानी नदी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। जो करेवा होता है बच्चों, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। वहां पर किस प्रकार की खेती करते हैं, जाफरान की खेती। ठीक है, अब करेवा क्या होता है, कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। तो जो जमाव है वहां पर, तो उसके लिए करेवा प्रकार की मिट्टी वहां पर पाई जाती है। ठीक है, एक प्रकार का हिमोड़ के रूप में वहां पर जमाव पाया जाता है, वहां पर जाफरान की खेती की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अब दर्रे यहां पर पाए जाते हैं। दर्रे क्या होते हैं बच्चों, दर्रे जो होते हैं वो किसी पर्वत श्रेणी के बीच में से एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, वृहद हिमालय में जोजिला है, पीर पंजाल श्रेणी में बनियाल है, जास्कर श्रेणी में फोटुला है। ठीक है बच्चों, लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला है। और ला आप देख रहे होंगे सब में ला आ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्थानीय भाषा में वहां पर ला जो होता है उसे दर्रों को ला ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जोजिला, बनिहाल, फोटुला, खरदुंगला आदि महत्वपूर्ण दर्रे इन श्रेणियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें झीलें, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। यदि हम बात करें मीठे पानी की झील, लवण जल की झीलें अर्थात मीठे पानी की झील, जैसे डल झील और वुलर झील, जो कैसी है, मीठे पानी की झील है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बच्चों आपको जानकर के ताजुब होगा कि इतनी ऊंचाई पर भी खारे पानी की झील है। आखिर इसका क्या कारण है कि इतनी ऊंचाई पर भी खारे पानी की झील है, जैसे कि पागांग सो और सो मुरीरी भी इसी क्षेत्र में खारे पानी की झील है। तो कुछ वैज्ञानिक इसके बारे में बताते हैं बच्चों कि जब टेथी सागर के से हिमालय का निर्माण हो रहा था तो वहां पर ये झीलें रह गई। ठीक है, खारे पानी की झीलें रह गई, वही वर्तमान में इस प्रकार की लवण जल झीलें पाई जाती है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, बाकी दूसरे वैज्ञानिक इसके बारे में दूसरी राय भी देते हैं। बाकी लेकिन बच्चों यहां पर लवण वाली झीलें अर्थात खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब इस क्षेत्र की अपवाहित करती है। तो इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण जो नदियां है वो सिंधु नदी के साथ में झेलम और चेनाब भी प्रमुख नदियां यहां पर है। ठीक है बच्चों,
कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाने जाते हैं। ये हम जानते हैं कि कश्मीर जो महत्वपूर्ण सौंदर्य यहाँ पर स्थल है, खूबसूरत दृश्य स्थल है, घूमने के लिए अक्सर लोग जाते हैं, ठीक है। और हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुहा और चरार शरीफ भी यहीं पर स्थित है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पर्यटन का क्षेत्र है, ठीक है। और लेकिन कुछ समस्याएं भी है, स्थानीय समस्याएं भी है, जो कि हमारे पड़ोसी देशों ने वहाँ एक समस्या क्रिएट कर दी है, जिसमें पाकिस्तान और चीन शामिल है, ठीक है। यहाँ बहुत से तीर्थ यात्री हर साल आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। तो जो श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित जो प्रदेश है बच्चों, जम्मू कश्मीर। और साथ में जो लद्दाख है वो भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के। 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, तो हमें याद रखना है, मानचित्र में भी देखना है। और श्रीनगर में ही डल झील है। जो डल झील घूमने के लिए जाते हैं बच्चों, वो कहां पर है? श्रीनगर में ही स्थित है, ये हमें याद रखना है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवावस्था में बहती है, तथापि नदीय स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। कुछ विशिष्ट आकृति जैसे कि विसर्प जो होते हैं बच्चों, हमने दूसरी पुस्तक में देखेंगे वहां पर कि विसर्प जो होते हैं वो प्रौढ़ावस्था में निर्मित होते हैं। जो विसर्प होते हैं नदियों में, जो बच्चों विसर्प होते हैं, वो प्रौढ़ावस्था की निशानी है। लेकिन जो झेलम नदी है वो युवावस्था में होने के बावजूद भी यहाँ पर इस प्रकार के जो स्थलाकृति है वो दिखाई देती है। अब बच्चों हिमालय से निकलने वाली जो ज़्यादातर नदियाँ है वो कैसी है? युवावस्था में। क्यों है? क्योंकि हिमालय अभी खुद युवावस्था में है, उनकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती है, जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख है। तो यहां पर दून पाए जाते हैं, जो घाटियां जो होती है वो उन्हें दून कहते हैं। अब बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं कि जो पश्चिमी जो हिमालय है वहां पर विभिन्न प्रकार की श्रेणियां यहां पर स्थित है। तो कौन कौन सी श्रेणी है आइए देखते हैं। हमने देखा बच्चों यहां पर काराकोरम श्रेणी जो कि पार हिमालय से संबंधित है, लद्दाख श्रेणी, ठीक है, कैलाश श्रेणी जो कि तिब्बत में स्थित है। यहाँ पर ही से सांगपो नदी जो कि आगे जाकर के, सांगपो नदी ही बच्चों आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पर बच्चों नंगा पर्वत हमें दिखाई दे रहा है। नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है हिमालय पर्वत की जो मुख्य, जो हिमालय पर्वत की वृहद हिमालय की जो श्रेणी है वो नंगा पर्वत से नामचा बरवा, जो कि कहाँ पर है? वो अरुणाचल प्रदेश के सुदूर में स्थित है। साथ में जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, यहाँ से निकलने वाली व्यास नदी और दक्षिण में शिवालिक श्रेणी। तो इस प्रकार से बच्चों शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, वृहद हिमालय और पार हिमालय की स्थिति हमने यहाँ पर देखी, जो कि कंटिन्यू पैरेलल अर्थात समानांतर रूप में पाई जाती है, समानांतर रूप में पाई जाती है और पूरे आर पार यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत बच्चों पामीर की ग्रंथि से निकला हुआ पाकिस्तान में दिखाई देता है। साथ में कुनलुन श्रेणी वो तिब्बत अर्थात चीन के अंदर दिखाई देती है, वो यहाँ से निकल रही है, ठीक है। और इन्हीं में से ही 5 जो पंजाब जिसके नाम पर था, 5 नदियां यहाँ से निकली हुई है। और विभिन्न दर्रे जिसे हमने सिपकीला, ठीक है, जोजीला, बारालाचाला आदि जो दर्रे हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो विभिन्न श्रेणियों में स्थित है। अब दूसरा है बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, जिसका नाम है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली के बीच स्थित है। जो रावी नदी और काली के मध्य यहाँ पर यह स्थित है। यह भारत की 2 मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। सिंधु नदी के द्वारा भी अपवाहित है ये क्षेत्र और गंगा नदी के द्वारा, दोनों प्रमुख नदी अपवाहित जो तंत्र है उनके द्वारा ये क्षेत्र अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, व्यास और सतलज सिंधु की सहायक नदियां है। रावी, ब्यास और सतलज सिंधु नदी की सहायक नदियां है, जबकि यमुना और घाघरा
जो नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदियां है। तो दोनों जो नदी तंत्र है वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। जो सुदूर उत्तरी भाग है वो लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल एवं स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में स्थित है। तो यहां पर भी ठंडा मरुस्थल का कुछ हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, हिमाचल हिमालय में हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं वृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तरांचल में नागतीबा कहा जाता है। जो लघु हिमालय, आगे हम देखेंगे बच्चों इसी भाग में कि जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, धौलाधर श्रेणी, और उत्तरांचल जो क्षेत्र है वहां पर नागतीबा कहते हैं। ठीक है, तो नागतीबा और धौलाधर इसके नाम हुए लघु हिमालय के, और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। तो बच्चों ये पूरी जितना हिमालय देखेंगे हम, हिमालय के तीनों जो समानांतर श्रेणी है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये तीनों समानांतर श्रेणी पूरी तरीके से हमें दिखाई देती है। और तीनों की निर्माण की स्थिति भी अलग अलग है, अलग अलग कालखंडों में इनका निर्माण हुआ है, जो कि दूसरी पुस्तक में हमने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे हैं। अब बच्चों यह क्यों रहे हैं, इसका कारण यह है कि ब्रिटिश जो लोग थे वो कहां से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, यूरोप से आए थे, वहां सर्दी ज्यादा पड़ती थी। ठीक है, वहां सर्दी ज्यादा पड़ती थी। भारत में अपेक्षाकृत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और ठंड कम पड़ती है, सर्दियाँ यहाँ पर का समय जो है कम है। ठीक है, अब ठंडे प्रदेशों को उन्होंने ढूंढना चालू किया। जब वो यहाँ पर आए तो गर्मियों के दिनों में उनसे गर्मी सहन नहीं हुई, तो उन्होंने अपने लिए ऐसे स्थान ढूंढे जहाँ पर तापमान कम हो, अपेक्षाकृत तापमान कम हो, और ऐसे ऊंचाई वाले स्थान जहां पर रहा जा सकता हो। लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर उन्होंने देखे और वहां पर नगर बसाना चालू कर दिया। तो ब्रिटिश नगर वहां पर बसे, जैसे कि धर्मशाला, मसूरी, कासोली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। ये किसने बसाए हैं? ये अंग्रेजों ने बसाए हैं। क्यों बसाए हैं? क्योंकि उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो कहां से आए थे? वो ब्रिटेन से आए थे, वहां सर्दी ज्यादा पड़ती थी। ठीक है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होने के कारण वो ऐसे नगर जिन्होंने बसाए, उन्होंने जिसे पर्वत नगर कहा, जो वहां पर रह सके। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा दून शामिल है। तो प्रमुख दून यहाँ पर स्थित है। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। तो ये घाटियां हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में दून कहते हैं, और दून के साथ में इनका नामकरण कर दिया। ठीक है, चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ का दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून आदि नाम दे दिया, जो कि क्या है, घाटियां होती है। ठीक है, वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। जो वृहद हिमालय की जो घाटियां है वहां पर भोटिया प्रजाति के जो लोग रहते हैं, और वो जो लोग होते हैं वो खाना बदोश होते हैं और ऋतु प्रवास करते हैं। बच्चों, ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि मौसम बदलने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अर्थात बच्चों क्या होता है कि यदि पर्वतों में, यहाँ पर्वतों में हम जानते हैं ऊंचाई पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, ऊंचाई पर ठंड पड़ती है, इसलिए सर्दियों के दिनों में ये प्रजाति जो खाना बदोश प्रजाति होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, पर्वतों से नीचे आ जाती है सर्दियों के दिनों में, क्योंकि तापमान यहाँ कम पाया जाता है, सर्दी अधिक पड़ती है। ठीक है, और गर्मियों में वापस ऊपर पर्वतों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ऋतु प्रवास यह करते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, ऊंचाई पर स्थित घास के जो मैदान है वहां पर, जिसे क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं, में चले जाते हैं, और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऋतु प्रवास यहां पर देखे जाते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। तो विभिन्न धार्मिक स्थान हैं यहाँ इसी क्षेत्रों में। ठीक है, और यहाँ पर लगातार रूप से यात्राएं भी, जिसे धार्मिक यात्रा कहते हैं, वो भी यहाँ पर लगातार रूप से होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं 5 प्रयाग जो प्रमुख है,
ठीक है, 5 प्रयाग यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। देखो बच्चों, यहाँ पर देखने वाली बात है कि अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ जो धाम है एक प्रकार का, वहां से निकलती है, और जो धौली गंगा है वो यहां से आती हुई विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर दोनों मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा हमें कि अलकनंदा जो नदी है वो धौली गंगा नदी पर कहां पर मिलती है, विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। दोनों का यहां पर मिलन होता है। ठीक है, फिर ये आगे जाकर के नंदागिनी जो नदी है वहां से उससे मिलती है, कहां पर, नंद प्रयाग में। दूसरा प्रयाग हो गया नंद प्रयाग। तो पहला प्रयाग था बच्चों विष्णु प्रयाग जिसमें अलकनंदा और धौली गंगा नदी मिली, और दूसरा प्रयाग हो गया नंद प्रयाग जिसमें अलकनंदा और नंदाग्नि नदी मिली आगे जाकर के। ठीक है, इसके पश्चात बच्चों जो तीसरा प्रयाग आएगा वो कर्ण प्रयाग के रूप में हमें प्राप्त होगा, जो कि अलकनंदा और पिंडार जो गंगा, पिंडार नदी है जिसे पिंडार गंगा भी बोलते हैं, उनका मिलन स्थल है कर्ण प्रयाग में। ठीक है, ये तीसरा प्रयाग होगा। और चौथा जो प्रयाग होगा बच्चों वो अलकनंदा और मंदाग्नि नदी जो कहां से निकलती है, केदारनाथ, ठीक है, वहां से निकलती है मंदाग्नि। वहां जब दोनों नदियां मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग स्थान पर। तो रुद्रप्रयाग स्थान पर मंदाग्नि और अलकनंदा नदी मिलती है। यह बच्चों चौथा प्रयाग हो गया। और पांचवा प्रयाग है यह भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है, और वहां से निकल करके अलकनंदा नदी यहां तक आती हुई देवप्रयाग में, यहां पर देवप्रयाग में दोनों नदी मिल जाती हैं। पांचवा प्रयाग यह है। और यहीं से ही बच्चों, यहीं से ही भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी मिलकर के गंगा नदी के रूप में प्रवाहमान होती है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि गंगा नदी किस प्रकार से अलग अलग नदियों से मिलकर के यहाँ पर 5 प्रयाग, प्रमुख जो 5 प्रयाग है वो यहाँ पर मिले। इसी प्रकार से जो यमुना नदी है वो आगे प्रयागराज में मिलकर के, प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है, लेकिन पैरेलल चलती है, दोनों समानांतर। ठीक है, दोनों समानांतर चलती है प्रयागराज तक, वहां तक जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है यमुना नदी। और ये कहां से निकलती है बच्चों, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकली और आगे चल करके प्रयागराज में दोनों पैरेलल चलती है, प्रयागराज तक दोनों समानांतर चलती है लगभग, और चल करके आगे प्रयागराज में गंगा नदी में ही यमुना नदी मिल जाती है, इसकी सहायक नदी है। तो इस प्रकार से हमने 5 प्रयाग देखे। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं तीसरा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। तीसरा है बच्चों दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। यह कहां पाया जाता है, यह बच्चों नेपाल से पूर्व में, अर्थात इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय है, तो नेपाल से पूर्व में है, और पूर्व में भूटान हिमालय है। तो नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय के मध्य में दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय स्थित है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में ही बच्चों, यही क्षेत्र में ही जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट इसी के नजदीक यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ तेज बहाव वाली तिस्ता नदी बहती है, और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां पाई जाती है। कंचनजंगा ये भारत में स्थित है बच्चों। ठीक है, तो कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी मिलती है और गहरी घाटियां भी यहां पर पाई जाती, काफी ऊंचाई और गहराई यहां पर इस क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल है, पाई जाती है। जो ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति मिलती है, और दक्षिणी जो भाग है वहां पर मिली जुली जो जनसंख्या है वो पाई जाती है। विशेष रूप से जो बंगाली और नेपाली जो जनसंख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ के प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए। तो चाय के बागान इसी क्षेत्र में लगाए, दार्जिलिंग के इसी क्षेत्र में। ठीक है, अब चाय की जो खेती की जाती है बच्चों, चाय की खेती के लिए प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, ढलान होनी चाहिए, पहाड़ियों में यह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये इसके लिए उपयुक्त जगह थी। उपयुक्त जगह क्या थी, इसकी जो प्राकृतिक दशाएं थी वो मध्यम ढाल थी। ठीक है, गहरी ढाल में यदि लंबवत ढाल होगी तो पानी जल्दी चला जाएगा, तो मध्यम ढाल थी। गहरी व जीवाश्मयुक्त मिट्टी थी, जीवाश्मयुक्त मिट्टी थी और गहरी मिट्टी थी। संपूर्ण वर्ष वर्षा का
होना, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए और काफ़ी सक्सेस हुए। उस समय बच्चों चाय की जो खेती भारत में इस क्षेत्र में भरपूर मात्रा में की जाती थी और अंग्रेजों ने चाय के बड़े बड़े बागान यहाँ पर लगाए और भरपूर आर्थिक फायदा उठाया। बाकी हिमालय से ये क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती है जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चाय बागान यहाँ पर लिया जाता है। जो पश्चिम में बच्चों, पश्चिम में जिसे दून कहते थे, वहां यहाँ पूर्व क्षेत्र में द्वार कहते हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। अब जो यहाँ पर जो बातें हैं, इसकी विशेष बातें क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी जैव विविधता वाला क्षेत्र है। काफ़ी जैव विविधता इस क्षेत्र में पाई जाती है और काफ़ी सौंदर्य युक्त ये क्षेत्र है। घूमने के हिसाब से, पर्यटन के हिसाब से काफ़ी रमणीय क्षेत्र है। लोग बाग यहाँ पर अच्छे प्रकार से घूमते हैं। ठीक है, अब चौथा है बच्चों अरुणाचल हिमालय। अगला है हमारा अरुणाचल हिमालय। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डीफू दर्रे तक फैला है। जो डीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में सुदूर क्षेत्र में वहां पर तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नमचा बरवा शामिल है। मैंने बताया था बच्चों, जो महत्वपूर्ण जो चोटी है वो कांगतू और नामचा बरवा है और नामचा बरवा जो है वो यहाँ तक हिमालय, जो वृहद हिमालय है वो यहाँ तक पाया जाता है। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती है। इस क्षेत्र में जो नदियां है वो तेज बहती हुई दिखाई देती है और गहरे गार्ज यहाँ पर बनाते हैं अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरे गार्ज बनाती है। कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ये 12मासी नदियां हैं और बहुत से जल प्रपात बनाती है, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा है। जल विद्युत उत्पादन की क्षमता अधिक होने के कारण बच्चों यह क्षेत्र, जिसमें भूटान और नॉर्थ ईस्ट की जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, आसपास का ये संपूर्ण जो क्षेत्र है, पूर्व उत्तर की जो पहाड़ियाँ है, यह विद्युत, खासतौर से जल विद्युत के लिए बहुत प्रसिद्ध है और भारी मात्रा में भारत के जो पूर्वी क्षेत्र की जो विद्युत की आवश्यकता है बच्चों, यह पूरी करता है। ठीक है, अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियां निवास करती है और जो जनजाति यहाँ पर निवास करती है उन्हीं के नाम के आधार पर उस क्षेत्र का नामकरण कर दिया जाता है। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार है: मोनपा, डफला, अबोर, मिशमी, निसी और नागा। और इन्हीं के नाम पर इनका क्षेत्र का नामकरण या इनकी पहाड़ियों का नामकरण कर दिया जाता है। हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जैसे कि नागा क्षेत्र, नागालैंड के अंदर नागा जो क्षेत्र है, निशी है, मिशमी पहाड़ी है, अबोर पहाड़ी है, मोनपा, डफला पहाड़ी आदि जो क्षेत्र है वो छोटी छोटी यहाँ पर जनजातियां पाई जाती है और उन जनजातियों के नाम पर ही यहाँ पर क्षेत्र का नाम कर दिया जाता है। ज़्यादातर जनजातियां झूमिंग कृषि करती है क्योंकि पिछड़ी जनजातियां है। ठीक है, विकास में जो विकास बच्चों हुआ है उसमें काफ़ी पीछे रह गई है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इस पर भारी मात्रा में ध्यान दिया जा रहा है इस क्षेत्र पर और यहाँ पर कार्य भी किया जा रहा है। तो झूमिंग कृषि करते हैं जिसे स्थानांतरित कृषि, श्लेष और बर्ण और कृषि भी कहा जाता है। ये स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं या फिर श्लेष और बर्ण, काटो और जलाओ, इसे कृषि कहते हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है जिसका संरक्षण देशज समुदायों ने किया है। बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो हॉट स्पॉट जो बनाए थे, हॉट स्पॉट जो बनाए जाते हैं, जो भारत में जो प्रमुख हॉट स्पॉट है वो उसमें यह भी एक प्रमुख क्षेत्र है। पूर्वी हिमालय का जो ये क्षेत्र है ये प्रमुख हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो यहाँ जैव विविधता भारी मात्रा में मिलती है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र का है क्योंकि उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। ठीक है, और घाटी बहुत ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ संचार और परिवहन की सुविधा भारी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। और बच्चों ट्रेन जैसी समस्या अर्थात रेलगाड़ियाँ यहाँ पर नाम मात्र की है, बहुत कम यहाँ पर रेल की पटरियाँ है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित द्वार क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। तो यह भी यहाँ पर समस्या देखी जाती है। अब बच्चों इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है। तो बच्चों हम ये देख सकते हैं कि भूटान, ये भूटान के पास में यहाँ जेलपला और इसके पश्चिम में तिस्ता नदी बहती हुई
तिस्ता नदी जो बहती हुई आती है, यहाँ तिस्ता नदी इस प्रकार से आती है और बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ पर कंचनजंगा है बच्चों, नेपाल और सिक्किम के बीच में। ये सिक्किम है बच्चों, ये हमारा एक प्रदेश है सिक्किम, ठीक है। तो ये सिक्किम है और सिक्किम और नेपाल के मध्य में यहाँ पर कंचनजंगा जो कि क्या है, चोटी है, यहाँ पर पाई जाती है। साथ में बच्चों ये भी देखने को मिल रहा है हमें कि हिमालय पर्वत, यहाँ पर हिमालय पर्वत यहाँ आगे जाकर के नामचा बरवा तक, और यहीं से सांगपो नदी जिसे आगे जाकर के दिहांग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में हमें प्राप्त होती है, यहाँ से घूमती हुई, टर्न करती हुई यहाँ आकर के, और लोहित नदी आदि मिलकर के यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर होती हुई आखिर में गंगा नदी में मिलकर के बांग्लादेश में चली जाती है। साथ में बच्चों ये भी देखने को मिल रहा है कि डाफला श्रेणी यहाँ पर है, बोमडीला एक दर्रा यहाँ पर पाया जाता है, बोमडीला, पटकाई बूम, ठीक है, यहाँ पर श्रेणी है, नागा श्रेणी है, मिजो श्रेणी है, गारो खासी जयंतिया श्रेणी है, जो कि जनजातियों के नाम के आधार पर यहाँ पर इनका नामकरण किया जाता है, मेघालय में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पूर्वी जो हिमालय है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, समूची जो क्षेत्र है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि गारो खासी जयंतिया, ठीक है, जिसे सिलांग पठार हम कहते हैं, यह हिमालय का भाग नहीं है, यह हिमालय का भाग नहीं है, यह बच्चों ये पठार का भाग है, पठारीय जो भाग है उसका क्षेत्र है, ठीक है। कार्बी एंगलोंग, यहाँ पर जो असम में कार्बी एंगलोंग नाम का जो पठार है वो भी इस पठार का भाग है, ठीक है। तो यह जो क्षेत्र है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन पहाड़ियाँ तो है। अब आगे है बच्चों पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। यह पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है, जैसे कि हमने देखा उत्तर से दक्षिण यहाँ पर स्थित है। उत्तर में ये पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में मिजो और लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यह एक नीचे पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित कृषि करती है, और जिन जनजातियाँ यहाँ पर जो जनजातियाँ पाई जाती है उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ ज्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती है। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। जो बराक नदी है बच्चों, यहाँ पर प्रमुख नदी है मणिपुर और मिजोरम की, ठीक है। और इस नदी पर नेशनल वाटरवे भी बनाया गया है बराक नदी में, ठीक है। तो मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकतक झील कहा जाता है। बहुत फेमस झील है बच्चों, ये बहुत फेमस झील है लोकतक झील। इसे बच्चों झूलती हुई झील भी कहते हैं, हैंगिंग लेक भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। बहुत सुंदर दृश्यावली यहाँ पर दिखाई देती है और इसे हैंगिंग लेक बोलते हैं, ठीक है। मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन कहते हैं, मोलेसिस बेसिन है बेसिकली, जिसे कहाँ पर है, मिजोरम, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने उत्तर से दक्षिण दिशा में विभिन्न पहाड़ियों को देखा। नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियां बराक नदी की सहायक नदी है, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी। जो बराक नदी है वो किसकी सहायक है, मेघना नदी की सहायक है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो नदियां हैं, बहुत सारी नदियां इस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां चिंदविन नदी की सहायक नदियां है, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। म्यांमार में जो इरावदी नदी बहती है उसकी सहायक नदी है चिंदविन नदी। इसके पश्चात बच्चों हम देखते हैं कि हमने हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन किस प्रकार से करेंगे। इससे पहले तो हमने देखा था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कैसे करेंगे, और यहां पर अब देखेंगे कि अनुदैर्घ्य विभाजन किस प्रकार से करेंगे। कि जो समानांतर श्रेणियां हैं बच्चों, समानांतर श्रेणियां बनी हुई है हिमालय की, वो किस प्रकार की कहां पर स्थित है। इसमें पहली है, नीचे से यदि हम दक्षिण से देखें, तीन समानांतर श्रेणी बच्चों हमने देखी, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक है, समानांतर श्रेणी। और इसके बाद उत्तर में यहाँ पर पार हिमालय भी श्रेणियां दिखाई देती है। अब पार हिमालय जो है बच्चों, वो हिमालय से पहले की श्रेणियां है, हिमालय बनने से पहले की अवस्था है। लेकिन तीनों जो बाकी ये तीनों श्रेणियां हैं, ये समानांतर है, हिमालय के काल की श्रेणियां हैं। सबसे पहले वृहद हिमालय बना, फिर लघु हिमालय, और जो शिवालिक उसके पश्चात बिल्कुल लेटेस्ट है। तो हम
दक्षिण से देखते हैं बच्चों, शिवालिक या उप हिमालय इसका नाम है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, जिसका दक्षिणी ढाल अपेक्षाकृत तीव्र है। जो दक्षिणी ढाल है, नीचे की साइड जो दक्षिणी ढाल होगा वो अपेक्षाकृत तीव्र है। इसे कई स्थानीय नामों से बोला जाता है, जैसे जम्मू पहाड़िया कहाँ बोलते हैं, जम्मू एवं कश्मीर में इसे जम्मू पहाड़िया बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है। डूंडवा श्रेणी बोलते हैं उत्तराखंड में, चूरिया मुरिया पहाड़िया बोलते हैं बच्चों नेपाल में, दफला मिरी अबोर एवं मिशमी पहाड़िया बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो यह जो शिवालिक जो श्रेणी है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बोली जाती है। इसके बाद बच्चों लघु हिमालय या हिमांचल जिसे हम कहते हैं, प्रमुख श्रेणियों में धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी और मसूरी श्रेणी उल्लेखनीय है। यहाँ इसकी जो श्रेणियां इस नाम से जानी जाती है। यहाँ पर पीर पंजाल 3494 मीटर एवं बनिहाल 2832 मीटर प्रमुख दर्रे हैं। तो यहाँ पर प्रमुख जो दर्रे मिलेंगे लघु हिमालय में वो पीर पंजाल एवं बनिहाल है। लघु हिमालय का दक्षिणी ढाल खड़ा, असमान और नग्न है, जबकि उत्तरी ढाल मंद एवं घने वनों से ढका है। जो बच्चों इसका जो दक्षिणी ढाल है वो खड़ा है, असमान है, नग्न है, जबकि जो उत्तरी ढाल होगा वो मंद है और घने वनों से, काफ़ी घने वन इस क्षेत्र में जो उत्तरी ढाल पर है वो पाए जाते हैं। ढालों के सहारे कई चरागाह क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। कश्मीर में जो लघु हिमालय के जो ढाल है बच्चों, उनके सहारे चरागाह के क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर चारा के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार कहते हैं। ठीक है, इसे हमें याद कर लेना है बच्चों कि कश्मीर में जिसे मर्ग कहते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग आदि। ठीक है, और उत्तराखंड में इसे बुग्याल एवं पयार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बच्चों तीसरी है महान हिमालय या हिमाद्री, जिसे महान हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह हिमालय की सबसे उन्नत, अविच्छिन्न एवं सुदूर उत्तरी श्रेणी है। ये मुख्य श्रेणी यही है। ठीक है, इस श्रेणी चाप के आकार में पश्चिम में नंगा पर्वत 8126 मीटर जिसकी ऊंचाई है, यह चोटी से पूर्व में नामचा बरवा 7756 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है, तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। मैंने बताया था बच्चों कि यह नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक यह मुख्य जो श्रेणी है यह विस्तृत है लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में। ठीक है, इस श्रेणी का अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, जहां से कई हिमानियों का उद्भव होता है। ठीक है, काफी ऊंचाई पर होने के कारण यह हिमानियों से ढका रहता है, वर्ष भर बर्फ से रहता है ढका हुआ। अब नेक्स्ट है बच्चों हिमालय पार या टेथीज हिमालय। ठीक है, हिमालय पार जो कि हिमालय से पहले की श्रेणियां, हिमालय से पहले की पर्वत क्षेत्र है। इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर एवं लंबाई 965 किलोमीटर पाई जाती है, जिसमें काराकोरम, बच्चों देखने वाली बात है कि काराकोरम, लद्दाख एवं कैलाश श्रेणियां सम्मिलित की जाती है पार हिमालय के अंदर। ठीक है, जिसे टेथीज हिमालय भी बोला जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका दोनों प्रकार से विभाजन किया, अनुदैर्घ्य विभाजन भी किया और प्रादेशिक विभाजन भी किया। और इस प्रकार से हिमालय जो क्षेत्र है बच्चों काफ़ी विस्तृत है, भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत की जलवायु भी बच्चों इससे भारी मात्रा में प्रभावित होती है। जो बच्चों हम ये देख चुके हैं कि जो उत्तरी भारत का जो मैदान है वो हिमालय और प्रायद्वीपीय जो भाग है उसके मध्य में स्थित है। तो भारत का विशाल मैदान उत्तर के उत्तरी पर्वतों जो कि हिमालय है और दक्षिण की प्रायद्वीपीय उच्चभूमि के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में स्थित है। तो दोनों भागों के बीच में यह स्थित है और दोनों शुरुआती दौर पर बच्चों कुछ वैज्ञानिक इस बात पे सहमत है कि यह जो हिस्सा है ये टेथीज सागर का अवशेष है। कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह गर्त बना हुआ है। हिमालय का जब निर्माण हुआ था उस समय पर यहाँ पर गर्त हुआ और यह जो निचला भाग है यहाँ पर नदियाँ प्रवाहित हुई। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों की अलग अलग राय इसके निर्माण से संबंधित है। यह एक अधिवर्धित मैदान है जिसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ जमाव से हुआ है। जब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियों का प्रवाह हुआ तो यहाँ पर उनके जलोढ़ जमाव होने लग गए और जलोढ़ों के जमाव के कारण ही इस प्रकार के यहाँ पर मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, उत्तरी भारत का मैदान
उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और इनकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर लंबा और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा यह मैदान स्थित है। बच्चों यहां पर जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। बच्चों यहां पर यदि गहराई की बात करें तो 1000 से 2000 मीटर की यहां पर गहराई है, जो हजारों लाखों वर्षों से जो जलोढ़ आकर के जमे हैं उनका परिणाम है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। बच्चों यहां पर 3 भाग कर सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़। अब जलोढ़ का भी बच्चों हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो बांगर और एक खादर। इस प्रकार से हम इनका विभाजन कर सकते हैं। तो विभाजन करते समय हमें ध्यान रखना है कि मैदान को 3 भागों में बांटा है। पहला है भाबर, दूसरा है तराई और तीसरा है जलोढ़। ठीक है बच्चों, अब जलोढ़ को भी हमने 2 भागों में बांटा है, बांगर और खादर। यहाँ चित्र के द्वारा हम इसे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि हिमालय पर्वतों के दक्षिण में, अर्थात यहाँ पर तलहटी के नीचे जो मोटे मोटे बच्चों पत्थर है, उन पत्थरों में यहाँ पर भाबर क्षेत्र बना। भाबर क्षेत्र से आगे यहाँ इस क्षेत्र में जो भाबर क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर नदियाँ जो पानी आता है ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों से जो पानी आता है, यहाँ इसमें लुप्त हो जाता है। यहाँ जो मोटे मोटे पर्वत जो पत्थर है बच्चों, इन पत्थरों में ये पानी लुप्त हो जाता है। ठीक है, इन आगे बढ़कर के जब ये खत्म हो जाते हैं तो आगे तराई क्षेत्र आता है और तराई क्षेत्र में यह पानी आकर के यहाँ दृश्यमान होता है, अर्थात दिखाई देता है पानी यहाँ पर। और तराई जो क्षेत्र है यहाँ पर भारी मात्रा में पानी, दलदली जो क्षेत्र यहाँ पर हमें दिखाई देता है। उसके पश्चात आगे जब हम देखते हैं जो जलोढ़ जो मैदान है, जलोढ़ जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आती है, अर्थात जब वर्षा का समय, अर्थात अधिक मात्रा में जब पानी आ जाता है नदियों में, तो वहाँ हर साल बाढ़ का जो मैदान होता है उसे खादर क्षेत्र कहते हैं। और पुरातन यदि बाढ़ का जो कोई मैदान है उसे हम बांगर कहते हैं। तो पुराने बाढ़ के मैदान को बांगर कहते हैं। ठीक है, या इस प्रकार से दिखाई देता है। और जो नवीन अर्थात हर साल जो निर्मित जो बाढ़ का मैदान है उसे खादर कहते हैं। इस प्रकार से हम इस मैदान को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां हमने इसे देखा। भाबर पहला देखेंगे। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली है। क्योंकि बच्चों हम यही जानते हैं कि वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय 3 समानांतर श्रेणियां यहां पर उपस्थित है। अब समानांतर श्रेणी यहां पर उपस्थित है तो इसके दक्षिण में, अर्थात इसके नीचे गिरिपाद में, इस लास्ट जो इसकी श्रेणी है जिसे हमने शिवालिक नाम दिया है बच्चों, इस शिवालिक के नीचे यहां पर जब यहां से पानी नीचे आता है तो इसके बच्चों यहां पर नीचे मोटे मोटे पत्थर या इस तरीके से हमें मोटे मोटे पत्थरों के रूप में दिखाई देता है, जो कि ऊपर से गिरते हुए यहां पर इसके गिरिपाद में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इन पत्थरों से पानी आता है तो यहां पर इसे दिखाई नहीं देता, अंदर ही छुप जाता है और इसे क्या नाम दिया? भाबर। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहां पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। तो इन नदियों के कारण मोटे मोटे जो पत्थर है, शैल भार है, गोलाश्म है, वो जमा कर देती है। ठीक है, और इस वजह से ये नदियां यहाँ पर दिखाई नहीं देती और यहाँ पर बच्चों वनस्पति हमें नहीं मिलती है। कुछ मात्रा में जो लंबी जड़ों के जो वृक्ष है वो यहाँ पर दिखाई देती है, बाकी यहाँ पर कृषि संभव नहीं है। कृषि कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पर मृदा तो है ही नहीं, मोटे पत्थर यहाँ पर विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर कृषि नहीं की जाती। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। यह जो क्षेत्र कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, केवल लंबी जड़ों वाले बड़े वृक्ष यहाँ पर अधिक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो भाबर है, भाबर में कृषि नहीं होती है, लेकिन कुछ बड़े
वृक्ष यहाँ पर दिखाए जाते हैं जिनकी जड़ें लंबी होती है। और इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। ठीक है, इसके जो दक्षिण है भाबर के, वहां पर उससे दक्षिण में तराई क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती है और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। कोई वाहिकाएं नहीं होती, कोई निश्चित इसमें वाहिकाएं नहीं आ पाती, जैसे इस प्रकार की वाहिकाएं यहां पर नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि यह पत्थरों से निकलती है, ठीक है, गोलाश्मों से निकलती है, इस वजह से वहां वाहिकाएं नहीं बनती। और ऊंचाई पर भी नहीं है, ढलान पर भी नहीं है, ढाल पर भी नहीं है, इस वजह से समानांतर रूप से यहां पर भाबर के नीचे दक्षिण में तराई प्रदेश पाया जाता है और पूरा दलदली क्षेत्र यहां पर इस प्रकार से दिखाई देता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। ठीक है, तो यहां पर तराई जो क्षेत्र है, प्राकृतिक वनस्पति भारी मात्रा में मिलती है क्योंकि यहां पर जल पाया जाता है और यह पूरा दलदली क्षेत्र इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है और वन्य प्राणी भी वहां पर भारी मात्रा में मिलते हैं। इस क्षेत्र में अत्यधिक नमी, घने जंगल, समृद्ध वन्य जीवन और साथ में मलेरिया बीमारी की प्रधानता पाई जाती है क्योंकि पानी अधिक है। ठीक है, और पानी अधिक वहां पर रहता है। ठीक है, इस वजह से वहां पर मलेरिया बीमारी भी पाई जाती है और घने जंगल है, वन्य जीव भारी मात्रा में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में तराई वनों को साफ कर गन्ना, चावल, गेहूं की अच्छी फसल उगाई जा रही है। क्यों उगाई जा रही है? क्योंकि इस क्षेत्र में बच्चों अच्छी मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यह अत्यंत उपजाऊ भूमि है जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस अच्छी मात्रा में मिलता है। इस क्षेत्र में क्योंकि वनस्पति अधिक है बच्चों, इसलिए ह्यूमस भी अधिक है। ठीक है, और नाइट्रोजन की भी मात्रा पाई जाती है, ऊपर से आने वाले गोलाश्म भी आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो मिट्टी है काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, इस वजह से यहाँ पर वन अच्छे मात्रा में मिलते हैं। लेकिन वर्तमान में इन जो वनों हैं उनको काट करके कृषि की जा रही है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। वनों को काटा जा रहा है इन क्षेत्रों से। ठीक है बच्चों, अगला है जलोढ़ मैदान। ठीक है, तीसरा जो हमारा भाग है वो जलोढ़ है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। जो पुराना जो क्षेत्र है उसे बागर कहते हैं और जो नया जो क्षेत्र है उसे खादर कहते हैं। इनके क्या कैसे देखेंगे कि मैदान के वे भाग जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उच्च भूभाग है तथा पुरातन जलोढ़ से बना है, इसे बागर कहते हैं। पुरातन जलोढ़ से बना है, पहले किसी समय में जब जलोढ़ वहां पर आया था और इस वजह से उसे बागर कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिन भूभाग में नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है, कछारी या खादर कहलाते हैं। कछारी या खादर कहलाते हैं। हर वर्ष वहां पर बाढ़ का मैदान आता है। जैसे कि माना कि बच्चों ये नदी है, ठीक है, इस नदी यहां पर प्रवाहित हो रही है, लेकिन वर्ष के एक समय में पानी की अधिकता होने के कारण यह बाढ़ अपने आसपास के क्षेत्र में बाढ़ लाता है और इसके नज़दीक वाला जो क्षेत्र है, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसके नज़दीक वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बाढ़ आती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र के, इन नदियों के इस आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? खादर, जो कि हर वर्ष बाढ़ लाता है। अर्थात जल की अधिकता होने के कारण पानी आसपास के क्षेत्रों में पहुंच जाता है और जिन स्थानों तक पानी पहुंचता है, जिन मैदानों तक पानी पहुंचता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? खादर या कछारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दन और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे बालू, रोधिका, विसर्प, गोखुर, झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती है। क्योंकि प्रौढ़ावस्था में बनने वाली जो स्थलाकृतियां है वो यहां पर पाई जाती है बच्चों। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र घाटी है बच्चों, वहां पर भारी मात्रा में नदीय द्वीप मिलते हैं। ठीक है, माजुली जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, और बालू रोधिकाओं भी वहां पर मिलती है, जिससे कि नदी विभिन्न वितरिकाओं में दिखाई देती है। ठीक है, यहां ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियां अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती है। हमने बताया था बच्चों अभी कि हर साल वहां पर बाढ़ आती है, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में। ब्रह्मपुत्र जो क्षेत्र है वहां पर भारी मात्रा में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण अपना रास्ता भी बदल देती है और गुम्फित वाहिकाएं बना देती है। तो जिस प्रकार से नदी यहाँ बहती है, अब यदि यहाँ पर रोधिकाओं का निर्माण होगा, अर्थात वहाँ रुकावट आ जाएगी बच्चों,
बालू रोधिकाओं के द्वारा रुकावट आ जाएगी तो नदी पास में से आगे से होकर के बहने लगेगी। तो इस वजह से यहां पर भारी मात्रा में बाढ़ आती है। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा। और ये जो बड़ी नदियां हैं यह डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का एक बहुत बड़ा डेल्टा है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसके समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। सपाट मैदान है, काफी उबड़ खाबड़ नहीं है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र दोनों का जो विभाजक का कार्य करते हैं हरियाणा और दिल्ली। यहां पर जो अंबाला कटक है बच्चों, वहां पर इसके द्वारा दिखाई देता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले यह धुबरी के समीप नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री तक मुड़ जाती है। यहां इस प्रकार से आती हुई बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इस प्रकार से मुड़ जाती है। तो हम मानचित्र में भी इनकी स्थिति देख सकते हैं। बच्चों, भूगोल विषय में मानचित्र और एटलस होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है उन सबको एटलस में, अपने मानचित्र में जरूर देख लेना है कि आखिर में ब्रह्मपुत्र नदी किस तरीके से घूम रही है। ठीक है, तो वो हमने पहले भी बताया था, लेकिन आपको भी अपने स्तर पर इसे देख लेना है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहां कई प्रकार की फसलें जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती है। अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है। तो ये क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है क्योंकि उपजाऊ मृदा है और उपजाऊ मृदा होने के कारण यहाँ पर अच्छी कृषि की जाती है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारा तीसरा भाग है। पहला भाग था बच्चों हिमालय, जिसे हमने उत्तर पर्वतीय क्षेत्र कहा। दूसरा भाग है विशाल मैदान और तीसरा भाग है बच्चों प्रायद्वीपीय पठार। तो तीसरा भाग हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय जो पठार है बच्चों, यह पूरी तरीके से कठोर है, दृढ़ है। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। तिकोने आकार का है। नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी और उत्तर में बच्चों एक तरफ, यहां पर यदि हम बात करें किस प्रकार से इसकी स्थिति है बच्चों, तो इस तरीके से यहां पर इस प्रकार से पाया जाता है। यहां पर कन्याकुमारी और यहां पर अरावली मरुस्थल तक ये जाती है। और इधर की साइड बच्चों यहां पर राजमहल की पहाड़ियां, जो राजमहल की पहाड़ियां है एक प्रकार से तिकोनी आकृति में यहां पर दिखाई देती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार। दिल्ली में जो स्थित अरावली का जो विस्तार है वो दिल्ली तक जाता है। ठीक है, जो बच्चों राजस्थान में जो मुख्य रूप से अरावली पाई जाती है वो दिल्ली तक जाती है। तो वहां इसकी उत्तर पश्चिम सीमा बनती है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर की पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची या कार्डामम की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से यह प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं बनी। चित्र में हम देख सकते हैं बच्चों यहां पर कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में, यहां दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ियां, ठीक है, यह कार्डामम की पहाड़ियां लिखी हुई है। इस चित्र को देख सकते हैं हम, कार्डामम की पहाड़ियां जो कि दक्षिण में स्थित है। और यहां पर राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है, जो पूर्व में स्थित है। पश्चिम में यहां पर बच्चों चंबल क्षेत्र, चंबल के और साथ में गिर क्षेत्र। तो इस तरीके से एक तिकोनी आकार में ये लगभग स्थित है। कटा फटा क्षेत्र है, पुरातन क्षेत्र है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भाग में हमें दिखाई देता है। और यही इसका एक हिस्सा बच्चों यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाता, इसका हिस्सा आगे जाकर के नॉर्थ ईस्ट में वहाँ गारो खासी जयंतिया और कार्बी एंगलोंग पठार तक वहाँ पर जाता है। ठीक है, जिसे मध्य में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने मालदा गैप के रूप में काट दिया है, जैसे कि पहले की क्लास में हमने पिछली क्लास में बताया था। तो इस तरीके से यहाँ पर एक मुख्य भाग हमें दिखाई दिया। अब बच्चों यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो भीमा नदी है, यहाँ पर ये भीमा नदी है, यहाँ पर भी एक प्रकार का भ्रंश पाया जाता है। ज़्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई विवर्तनिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कुछ
इस प्रकार की कार्य भी यहाँ पर देखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भुज में आने वाला भूकंप, ठीक है, भीमा नदी के आसपास यहाँ पर आने वाला भूकंप। तो कुछ यहाँ पर बातें इस प्रकार की है कि हो सकता है कि यहाँ पर भी विवर्तनिक क्रिया हो, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि पुरातन खंड है, स्थिर खंड है, यहाँ पर विवर्तनिक क्रिया ना के बराबर नगण्य मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की नदियां मिलती है। ज़्यादातर जो नदियां है बच्चों वो पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो ज़्यादातर जो नदियां है वो पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन बच्चों यहाँ पर नर्मदा और तापी जो नदी है ये विपरीत दिशा में पूर्व से आकर के पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है। साथ ही बच्चों यहाँ पर मैं बताऊं कि छोटा नागपुर का जो पठार है, जो कि खनिजों के मामले में बहुत ही समृद्धशील है, तो यह भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर ये कैमूर की पहाड़ियाँ, बघेलखंड क्षेत्र, यहाँ मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, मालवा का पठार, ठीक है बच्चों, अरावली श्रेणी। तो विभिन्न श्रेणियों का हमने यहाँ पर देखा। यहाँ गढ़जात क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद दक्षिण में यदि हम बात करें तो सतमाला, अजंता, गोदावरी नदी, भोरघाट, भीमा नदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ठीक है बच्चों, और पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। यहाँ ये पूर्वी घाट है बच्चों, ये पश्चिमी घाट पूरा, और पश्चिमी घाट आकर के दोनों घाट मिलकर के यहाँ नीलगिरी पर, ये नीलगिरी है, ये दोनों घाट आकर के नीलगिरी पर मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ तो कावेरी नदी यहाँ पर, शेवरा की पहाड़ियाँ, जवाड़ी की पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, ठीक है, अनाईमुड़ी। तो विभिन्न प्रकार की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र यहाँ पर स्थित है, जिसमें मुख्यतः हम देख सकते हैं कि विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव और मैकाल श्रेणी, ठीक है, ये उत्तर में स्थित है। इसके बीच में यहाँ दक्कन का पठार है, ये इस पूरे क्षेत्र को दक्कन का पठार कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसका विभाजन हम किस प्रकार से करेंगे बच्चों, देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है, जैसे कि मैंने बताया था। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग का पठार, पलायू का पठार, रांची पठार, मालवा का पठार, कोयमंटूर का पठार, कर्नाटक का पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थित भूभागों में से एक है, ठीक है, प्राचीनतम भूभाग है, स्थिर है और विभिन्न प्रकार के पठार यहाँ पर उपस्थित है। अब देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं। बुंदेलखंड का पहाड़ बच्चों, बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर, मालवा का पठार यहाँ पर, बघेलखंड का पठार यहाँ पर, छोटा नागपुर का पठार इस क्षेत्र में, दंडकारण्य का पठार, शिलोंग का पठार, ठीक है, और दक्कन पठार, तेलंगाना पठार, ये तेलंगाना में स्थित है, और कर्नाटक का पठार। तो ये विभिन्न पठारी जो क्षेत्र है वो यहाँ पर हमने दर्शाए मानचित्र के द्वारा, ठीक है। तो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड ये एक प्रकार से हुए। छोटा नागपुर पठार जैसे कि हम जानते हैं खनिजों के मामले में भारी समृद्ध है, ठीक है, और दंडकारण्य का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये शिलोंग का पठार मेघालय में स्थित है, ये भी इसी का ही भाग है बच्चों। हमने पहले भी बताया था ये शिलोंग का जो पठार है, गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी एंगलोंग ये आदि जो क्षेत्र है ये भी इसी का ही भाग है। यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र में कर्नाटक का पठार, और तेलंगाना का पठार तेलंगाना क्षेत्र में, और दक्कन का पठार महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में दक्कन का पठार स्थित है। तो विभिन्न पठारों की स्थिति हमने यहाँ पर दर्शाई। बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है कि सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की को कम होती चली जाती है। यह बताता है बच्चों उस क्षेत्र की कि ढाल किस प्रकार की है। बच्चों यदि नदियों का प्रवाह, किसी भी क्षेत्र में नदियों का जो प्रवाह होता है उस क्षेत्र की ऊंचाइयों को बताता है, वहां की ढाल को बताता है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। अब वो जो क्षेत्र है बच्चों पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, अर्थात ये नीचा क्षेत्र है, पूर्व में नीचा है और पश्चिम में ऊंचा है, तो ढलान इस तरफ है, ढाल इस तरफ है। यही कारण है बच्चों कि इस क्षेत्र की ज्यादातर जो नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाती है, अर्थात पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टार, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां, डाइक शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल है। तो कहने का मतलब यह पुराना
बच्चों पुराना स्थल है और इस वजह से यहाँ पर प्रमुख जो क्षेत्र है वो टार, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटिया, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान, टेकरी, पहाड़ियाँ, क्वार्टजाइट भित्तियाँ आदि चीजें यहाँ पर पाई जाती है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। दक्कन के जो पठार का जो क्षेत्र है वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और यही कारण, काली मिट्टी पाए जाने के कारण ही कपास की खेती के लिए वो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती है। तो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं लाखों वर्षों से बच्चों, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो भूकंपीय क्रियाएं या विभिन्न प्रकार की जो विवर्तनिक और दूसरे प्रकार की निक्षेपणात्मक क्रियाएं यहाँ पर हुई, उन्हीं वजह से धरातलीय विविधता यहाँ पर पाई जाती है और नदियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्र यहाँ पर कटाफटा क्षेत्र माना जाता है। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड, मोरेना खड्ड इसके उदाहरण हैं। ठीक है, जो उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के चंबल, भिंड और मोरेना जो खड्ड है, महाखड्ड जो है, वहां इसकी जटिल संरचना निर्मित होती है। ठीक है, अब इसके उच्चावाच के लक्षणों के आधार पर इसे हमने 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है मध्य उच्च भूभाग और तीसरा है उत्तरी पूर्वी पठार। जो मुख्य जो क्षेत्र है दक्कन का पठार, यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला बच्चों है दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ है। हमने मानचित्र में इसका वर्णन देख लिया था। ठीक है, तो पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है। और पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। ठीक है, पश्चिमी जो घाट है यहाँ पर बच्चों, पश्चिमी जो घाट है इस क्षेत्र में विभिन्न नाम यहाँ पर स्थानीय रूप से दिए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़िया के नाम से इन क्षेत्रों को, पश्चिमी घाट को जाना जाता है। बच्चों ये पश्चिमी जो घाट है ये अपने आप में हॉटस्पॉट है, जैव विविधता से युक्त है। भारी मात्रा में इसमें जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत है। तो पूर्वी घाट कटाफटा है, इसकी ज्यादातर जो पहाड़ियां है वो समाप्त प्राय हो चुकी है। ठीक है, जबकि जो पश्चिमी घाट है वो कगार नुमा है, तुंग है, ऊंचा है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई बच्चों लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती ही जाती है। दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई बढ़ती ही जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। प्रायद्वीपीय पठार की, पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ये हमें याद करना है। यदि 1 नंबर का प्रश्न आ जाए कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमें आंसर लिखना है अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है बच्चों, इसे हमें देखना भी है अनाईमुडी कहां पर है मानचित्र में। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। डोडा बेट्टा जो बच्चों चोटी है वो नीलगिरी पहाड़ियों में है। तो पहली तो अनाईमुडी यहां पर हमने देखी, अनाईमुडी है, और दूसरी है डोडा बेट्टा। ठीक है, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से, जैसे कि मैंने बताया था बच्चों कि जो प्रायद्वीपीय जो नदियों की जो उत्पत्ति है वो ज्यादातर पश्चिमी घाट से है और पूर्व की ओर बहती हुई वो बंगाल की खाड़ी में खत्म हो जाती है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। टूटा फूटा है, कटा फटा है। ठीक है, लगातार कंटिन्यूटी इसमें नहीं पाई जाती और विभिन्न नदियों के द्वारा इसे विभाजित या अपर्दित किया जाता है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्रमशः नदियों के द्वारा विभाजित किया गया है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियां जावादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ये हमने मानचित्र में देख लिया था। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। दोनों आपस में आकर के नीलगिरी में यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा हमारा मध्य उच्च भूभाग। जो मध्य उच्च भूभाग है, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उत्तिष्ठ पर्वत की श्रेणियों में बना हुआ है, जिसके समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ठीक है, जो मध्य में जो उच्च भूभाग है वो यहाँ पर है। ठीक है,
ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि काफी हद तक अपरदित है और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है, लगभग खत्म जैसे ये पर्वत है और काफी पुराने हैं, पुरातन स्थिति में है और ये समाप्त प्राय अपरदित हो चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहां ये अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हैं। यह जो हिस्सा है यह मरुस्थल अर्थात जैसलमेर तक है, मरुस्थल तक है, लेकिन वहां पर बच्चों मरुस्थलीय जलवायु जो स्थिति है वो मरुस्थलीय हो गई। शुष्क होने के कारण वहां पर रेत के टिब्बे और बरखान जैसी चीजें वहां पर पाई जाती है। लेकिन यदि हम बात करें भू आकृतिक रूप से तो वहां तक इसकी स्थिति है। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण यही बताते हैं कि वहां पर इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो बच्चों जो ये चट्टाने हैं संगमरमर, स्लेट और नाइस की, इन्हीं के प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि ये इनका क्षेत्र जैसलमेर तक है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। तो कैमूर श्रेणियां, विंध्याचल श्रेणियां और चंबल नदी इस क्षेत्र से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियां तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। पूर्व क्षेत्र में हमने बताया था बच्चों राजमहल की पहाड़ियां, वहां तक इसका विस्तार है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कार्बी एंगलोंग और मेघालय जो क्षेत्र है वहां पर भी इसकी उपस्थिति देखी जाती है। और तीसरा जो हिस्सा है बच्चों उत्तर पूर्व पठार। उत्तर पूर्व पठार वास्तव में ये प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। ये माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियां और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया। यह बात मैं बच्चों पिछली क्लास में भी बता चुका हूं और यहां पर भी बता चुका हूं कि इंडियन प्लेट जब खिसकी तो इंडियन प्लेट खिसकने के दौरान वहां पर उसी समय राजमहल की जो पहाड़ियां थी, राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय की पहाड़ियों के बीच में मालदा गैप जो बना, मालदा गैप के कारण गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के यहां से निकली और इसने इस क्षेत्र को बांट दिया, इसमें से अपरदित कर दिया। इस कारण से शिलोंग का पठार और कार्बी एंगलोंग के जो क्षेत्र है वो अलग हो गया और राजमहल की पहाड़ियां यहां पर अलग हो गई। और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र यहां पर है, लेकिन वास्तविक रूप से चट्टानों की स्थिति और उनकी उपस्थिति देख करके हम बता सकते हैं कि यहां पर भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। कार्बी एंगलोंग तक प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। बाद में ये नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। काटने के बाद नदियों द्वारा जो जलोढ़ लाए गए वहां से पाट दिया गया, जिस वजह से यहां पर गैप आ गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग पड़े हैं, अलग रूप से है, लेकिन वो हिमालय के क्षेत्र नहीं है, वो प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। बच्चों ये देखने वाली बात है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और जैंतिया पहाड़ियां, तीनों जनजातियां हैं, अपने अपने क्षेत्र में रहती है और उनके नाम के आधार पर ही इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां भी इसी का विस्तार है, जैसे कि मैं बता चुका हूं। तो असम में स्थित कार्बी एंगलोंग की जो पहाड़ियां है वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है बच्चों। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। तो यहां पर जो चट्टानों की जो स्थिति है वो भी छोटा नागपुर के पठार की स्थिति के समान है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। तो भारी मात्रा में इस क्षेत्र में जो मेघालय का जो क्षेत्र है, हम जानते हैं बच्चों इसमें विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला ये क्षेत्र है और इस वजह से यह जो पठार है काफी बड़ी मात्रा में अपरदित हो चुका है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। सबसे ज्यादा बरसात यहाँ पर होती है बच्चों चेरापूंजी क्षेत्र में, मोसिनराम क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर नग्न चट्टान है क्योंकि यहाँ पर वनस्पति ना के बराबर पाई जाती है। अत्यधिक मात्रा में वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों तटीय मैदान। 5वां जो हमारा भूआकृति प्रदेश है वो है तटीय मैदान। अब बच्चों तटीय मैदान हम जानते हैं कि भारत में
जब भारत की स्थिति हम देखते हैं तो भारत में दो प्रकार के तटीय मैदान पाए जाते हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो भारत की तट रेखा बहुत लंबी है, लगभग 6100 किलोमीटर भारत की बच्चों तट रेखा है। ठीक है, लगभग 6100 किलोमीटर भारत की जो मेन लैंड है उसकी तट रेखा है। ये बहुत लंबी तट रेखा है। ठीक है, स्थिति और सक्रिय भूआकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दो प्रकार के भागों में हम यहाँ पर बांट सकते हैं। स्थिति के आधार पर हम देख सकते हैं कि बच्चों कि पूर्वी तटीय मैदान जो पूर्व में है और पश्चिमी तटीय मैदान जो कि पश्चिम में स्थित है। अब इनका भी बच्चों हमने विभाजन कर दिया, पूर्वी तटीय मैदान को भी हमने बांट दिया, दो भागों में बांटा है। मुख्यतः हमने इसको दो भागों में बांटा है, उत्तरी सरकार, इसको दो भागों में बांटा है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को बच्चों हमने दो भागों में बांटा है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट क्षेत्र। ये जो कोरोमंडल तट क्षेत्र है बच्चों, ये तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है उसको कहते हैं। साथ ही बच्चों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दो राज्यों से भी तट यहां पर मिलता है और इसे उत्कल तटीय मैदान कहते हैं और इसे आंध्र तटीय मैदान कहते हैं। इस प्रकार से पूर्वी जो तटीय मैदान है वो पूरे हुए। पश्चिम की यदि हम बात करें बच्चों तो गुजरात का तटीय मैदान है, यहाँ पर काठियावाड़ तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। इसके बाद कोंकण तटीय मैदान, यहाँ पर महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है उसे कोंकण तटीय मैदान कहते हैं और केरल के समीप जो तट है उसे मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। तो मालाबार, कोंकण और काठियावाड़, ठीक है। उसी प्रकार से पूर्व में कोरोमंडल और उत्तरी सरकार में भी दो राज्य मिलते हैं, उत्कल तटीय मैदान और आंध्र तटीय मैदान। तो इस प्रकार से हम तटीय क्षेत्रों को, तटीय प्रदेशों को विभाजित कर सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है बच्चों वो जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका नगरी थी बच्चों, श्री कृष्ण की जो नगरी थी वो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था और अब पानी में डूब चुका है। और ऐसे प्रमाण मिलते हैं आज भी बच्चों। अभी भी यदि हम वहां गहराइयों में जाएं, समुद्र स्थित उन गहराइयों में जाएं तो एक नगर की भांति दिखाई देता है। नगर आज भी वहां पर उपस्थित है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि उस समय द्वारका नगरी वहां पर थी और द्वारका नगरी जिसे द्वारकाधीश के रूप में श्री कृष्ण भगवान की नगरी भी हम कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर उसकी उपस्थिति देखी जाती है, आज भी देखी जाती है। गोताखोरों ने और समुद्र में जाने वाले लोगों ने उसको आज भी देखा है, महसूस किया है और वहां से विभिन्न प्रकार की चीजों की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, तो मुख्य भूमि पर स्थित था जो अब पानी में डूब चुका है। लेकिन समय बीतने के पश्चात वो शहर जो द्वारका जो शहर था, पुरातन जो द्वारका शहर था बच्चों, वो पानी में डूब चुका है और वर्तमान में जो द्वारका शहर है वो पुरातन ना होकर के नया बना हुआ है जो कि स्थल भाग पर है। ठीक है, वर्तमान में जो द्वारका शहर है वो स्थल भाग पर है, लेकिन जो पुराना जो ऐसा कहते हैं बच्चों जो कि कृष्ण के बसाया हुआ, श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बसाया हुआ जो द्वारका शहर था वो समुद्र में डूब चुका है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। जो पश्चिम तटीय मैदान ये प्राकृतिक रूप से तटीय जो बंदरगाहों के लिए काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि एक संकीर्ण पट्टी के रूप में यहां पर पाई जाती है। पूरा जो तटीय क्षेत्र है यहां पर ये अच्छे पत्तन और बंदरगाह के लिए माने जाते हैं। तो इसलिए बच्चों पश्चिमी तटों पर जो बंदरगाह है काफी अच्छे माने जाते हैं, काफी उनका विकास हुआ है, प्राकृतिक रूप से वो बंदरगाह काफी अच्छे माने जाते हैं और बड़े जो बंदरगाह है यहां पर पश्चिम क्षेत्र में अच्छे रूप से पाए जाते हैं। यहां पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला बच्चों, कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, यह आजादी के पश्चात जो बनाया गया प्रमुख बंदरगाहों में शामिल है। ठीक है, क्योंकि आजादी से पहले बच्चों पश्चिमी क्षेत्र को जो सेवा प्रदान करता था वो था कराची जो बंदरगाह था वो आजादी से पहले प्रमुख बंदरगाह था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के पश्चात ये कराची पाकिस्तान में चला गया और इस क्षेत्र को सेवा प्रदान करने के लिए नया बंदरगाह जिसे कांडला बंदरगाह बनाया गया।
उसके पश्चात मझगांव, JLN न्हावा, जवाहरलाल नेहरू न्हावा जो बंदरगाह है, मरमागांव बंदरगाह, मैंगलोर और कोचीन यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह है। उत्तर में यदि बात करें तो गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट हमने अभी चित्र में देखा बच्चों, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं बच्चों, कच्छ और काठियावाड़ तट जो कि गुजरात में स्थित है, दूसरा बच्चों कोंकण और गोवा तट जो कि कोंकण क्षेत्र में अर्थात महाराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है, और कर्नाटक और केरल में क्रमशः मालाबार तट। तो इस प्रकार की इनकी उपस्थिति है। पश्चिम तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। बच्चों मध्य में संकीर्ण है लेकिन उत्तर में जैसे जैसे हम उत्तर में गुजरात की तरफ जाते हैं और नीचे केरल की तरफ जाते हैं, ये थोड़े चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती बच्चों? क्योंकि ये भ्रंश के आधार पर बहती है, कगार नुमा है। ये जो पश्चिमी जो घाट है बच्चों, कगार नुमा है, इस वजह से यहाँ पर भ्रंश पाए जाते हैं, और भ्रंश पाए जाते हैं इस वजह से यहाँ पर डेल्टा नहीं बनता है। जबकि पूर्वी क्षेत्र जो पूर्वी तटीय मैदान है वहां पर डेल्टा पाए जाते हैं। ठीक है, जितनी भी बड़ी नदियां हैं वहां पर डेल्टा पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पश्चिम में नहीं मिलते हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल। बच्चों कयाल जो है जिसे बैक वाटर बोलते हैं, ये मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है। और बच्चों ये जो कयाल जो होती है अर्थात केरल में मालाबार जो तट है वहां पर पाई जाती है, और ये बच्चों इस प्रकार से होती है, इस तरीके से। ठीक है, अर्थात तटों से अंदर यहां पर खारे पानी की एक झीलें होती है। ठीक है, यहां पर झीलें होती है जो कि मालाबार तट पर पाई जाती है, कयाल कहलाती है, और इनकी उपस्थिति बहुत लाभदायक है, बहुत प्रभावित करती है, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत फेमस है बच्चों यहाँ केरल में यह है कयाल्स, क्योंकि यहाँ पर मछली पकड़ी जाती है इन कयाल, जो कि क्या है, झील है एक प्रकार की। ठीक है, और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र भी यह रहती है। और विश्व प्रसिद्ध बच्चों, विश्व प्रसिद्ध केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली अर्थात नौका दौड़, वलाम काली का मतलब होता है बच्चों नौका दौड़। तो जो नौका दौड़ का यहाँ पर हर वर्ष जो आयोजन किया जाता है वो पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। तो वहां पर एक कयाल है जिसका नाम है पुन्नामदा कयाल, वहां पर ये कार्य किया जाता है। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है, जैसे कि हमने अभी बताया। पश्चिम में डेल्टा नहीं बनते हैं बच्चों, पूर्वी जो तटीय मैदान है वहां पर ही डेल्टा बनते हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। इस क्षेत्र में पत्तन और पोताश्रय कम है जो कि प्राकृतिक रूप से कम पाए जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पोताश्रय का विकास मुश्किल है। काफी चौड़ाई यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की है। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ की जो चौड़ाई है काफी ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर पोताश्रय का विकास, जो प्राकृतिक रूप से पोताश्रय का जो विकास है वो बहुत ही मुश्किल यहाँ पर होता है। बच्चों पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताने हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम, नागापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन आदि। तो कुछ जो पूर्वी तट के जो पत्तन है वो इस प्रकार से है। इसके बाद है बच्चों द्वीप समूह, छठा हमारा भूआकृतिक प्रदेश। जो हमारा छठा भूआकृतिक प्रदेश है वो है द्वीप समूह। तो जो द्वीप समूह है बच्चों, यहाँ पर 2 प्रमुख यहाँ पर प्रकार है, अर्थात जहां पर इनकी उपस्थिति है उनके आधार पर हम इसे अरब सागर के द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के रूप में जान सकते हैं। तो बच्चों भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, और जो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है वो अरब सागर के द्वीप समूह। बच्चों बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है? लगभग 572 द्वीप है।
ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित है। ठीक है बच्चों, बंगाल की खाड़ी में। और इसे क्या नाम देते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से हम इसे आमतौर पर जानते हैं। लेकिन इसको हमने दो भागों में बांटा है, रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। ठीक है, रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है बच्चों, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में। और वास्तव में बच्चों ये देखा जाए तो यह द्वीप किस प्रकार के हैं? यह द्वीप जो चोटी है, जो पर्वतीय जो क्षेत्र है, उनकी चोटी जो है वो कि जल से ऊपर निकली हुई है, उनका क्षेत्र है। ठीक है, और यदि हम विस्तार से देखें तो हिमालय के जो सुदूर, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी तो हिमालय के सुदूर क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो यहां तक कुछ वैज्ञानिक मानते हैं बच्चों कि यहां तक हिमालय पाया जाता है। हिमालय की दूरस्थ जो क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पाया जाता है, ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। यह द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। तो ये जो द्वीप है वो कैसे हैं? जलमग्न पर्वतों की चोटियां है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो भारत का एकमात्र यदि कोई जीवंत ज्वालामुखी है बच्चों तो कौन सा है? बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप, यहां पर भारत में जीवंत ज्वालामुखी पाया जाता है। अब इस चित्र के द्वारा, मानचित्र के द्वारा बच्चों हम देख सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। यदि हम बात करें एशिया में भारत के स्थिति, और भारत में भी हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बच्चों, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बच्चों पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर है, यहां पर इसकी राजधानी है। ये 10 डिग्री आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये 10 डिग्री जो अक्षांश है इसे 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। और 10 डिग्री चैनल ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 10 डिग्री के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है और 10 डिग्री के दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है बच्चों। साथ में जो अंडमान द्वीप समूह है, यदि हम बात करें देशांतर की, तो 92 डिग्री से पूर्व है। ये 92 डिग्री का देशांतर है और ये 10 डिग्री का अक्षांश रेखा है। तो यहां पर इसकी स्थिति हम इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है बच्चों। इस पूरे द्वीप समूह की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बना हुआ है। क्यों बना हुआ है बच्चों? क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र है। वास्तविक रूप से यह पर्वतीय क्षेत्र है जो कि समुद्र के सतह से ऊपर निकला हुआ है और द्वीप के रूप में हमें प्राप्त होता है, इसलिए इन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहां स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बच्चों पाया जाता है, इसलिए यहां पर संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति यहां पर पाई जाती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। बच्चों यदि हम बात करें अरब सागर के द्वीप, तो यहां पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो द्वीप है वो प्रमुख है। और इनकी स्थिति किस प्रकार से है? 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच में ये बिखरे हुए हैं, पाए जाते हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। तो सबसे नजदीक यदि मेन लैंड की बात करें, यदि भारत की मुख्य भूमि की यदि हम बात करें, तो ये केरल के तट से समीप दिखाई देगी। वहां से मात्र 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। अच्छा बच्चों, ये अंडमान जो द्वीप समूह है वो किससे बना था? वो पर्वतीय क्षेत्र था। लेकिन बच्चों ये जो लक्षद्वीप है ये क्या है? ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल जो जंतु है उसके द्वारा निर्मित है। ठीक है,
यहाँ 36 द्वीप है और इनमें से 11 पर मानव आवास है। 11 जो द्वीप है वहाँ पर मानव रहते हैं, भारतीय जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय जो द्वीप है वो यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर बच्चों चित्र में हम देख सकते हैं कि ये जो 8 डिग्री चैनल यहाँ पर है और इसके उत्तर में मिनिकॉय द्वीप समूह है। यह है मिनिकॉय द्वीप समूह है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं बच्चों मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप समूह यहाँ पर है। इसके बाद 9 डिग्री चैनल यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और यहाँ पर जो कवरत्ती है, कवरत्ती इसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है जो कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और लगभग यहां से बच्चों इस क्षेत्र से 11 डिग्री चैनल निकलता है जो कि इस लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है, बराबर रूप से 2 भागों में बांटता है। उत्तरी जो क्षेत्र है बच्चों यह अमीनी क्षेत्र कहलाता है और दक्षिणी जो क्षेत्र है यह कैनानोरे द्वीप समूह कहलाता है। 2 प्रकार से यहां पर इसको बांट सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने यहां पर विभिन्न प्रकार के चैनल देखे। पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अमीनी द्वीप तथा दक्षिण में कैनानोरे द्वीप, ठीक है बच्चों। तो 2 प्रकार के यहां पर द्वीप समूह हम यहां पर कह सकते हैं। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अबद्ध गुट्टिकाय, सिंगिल, गोलाश्मिकाय और गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। जो बच्चों यहाँ पर गुट्टिकाय जो विभिन्न आकृति की विभिन्न प्रकार की जो कंकर पत्थर है यहाँ पर पाए जाते हैं। शिंगिल, गोलाश्मिकाय और गोलाश्म जो अलग अलग आकार के जो कंकर पत्थर होते हैं वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने यह चैप्टर समाप्त किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, भारत को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हमने पढ़ा बच्चों 3 प्रमुख प्रकार की भूआकृतियां जिसमें मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह थे। अगली क्लास में बच्चों हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों।